हेलो एवरीवन, दिस इज विकास मनी। आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। ये बेसिकली ऐसी बुक्स होती है जो हम जर्नल एंट्री की जगह बनाते हैं। तो सब्सिडरी बुक से भी कुछ हम मेजर अकाउंट्स बनाते हैं जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। तो इसलिए सब्सिडरी बुक्स की नॉलेज होना अकाउंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आज उसी पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इसके मीनिंग को, इसकी नीड को, सोर्स डॉक्यूमेंट, परचेज सेल का मतलब क्या होता है, प्राइस कैलकुलेशन और ट्रेड डिस्काउंट की एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं सब्सिडरी बुक्स में, और बैलेंस ट्रांसफर और लेजर पोस्टिंग कैसे होती है इस बुक के थ्रू। ये सभी पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग और नीड की सब्सिडरी बुक के केस में। सब्सिडरी बुक का मतलब होता है कि कुछ ऐसी बुक्स जो हम जर्नल एंट्री की जगह बनाते हैं। दैट मीन्स कुछ रिकॉर्डिंग्स होती है, कुछ एंट्रीज होती है जिसको हम जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते, हम सीधा एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बुक में उसे रिकॉर्ड करते हैं। बट ऐसा करते क्यों है, क्यों इसकी नीड जनरेट हुई? बिकॉज ऑफ हाई नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री करें, कुछ जर्नल एंट्री होती है जो महीने में एक बार या दो बार होती है। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री रेंट, उसकी एंट्री महीने में एक बार होगी। आपने किसी को सैलरी देनी है, उसकी एंट्री एक बार होगी। लेबर को वेजेस पे करने हैं, फॉर एग्जाम्पल आप वीकली देते हैं, तो उसकी एंट्री महीने में 4 या 5 बार हो सकती है। तो ये ज्यादा नहीं है। बट अगर हम बात करें सेल की, परचेस की, सेल आप एक दिन में हो सकता है 1000 पार्टीज, 1000 कस्टमर को सेल करते हो, तो एक दिन में 1000 जर्नल एंट्री। और अगर हम इसको महीने के हिसाब से देखें तो 30,000, लाखों तक भी जा सकती है। तो अगर कोई पर्सन लाखों जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा डेली बेसिस पे, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। एक तो इसमें एरर के चांसेस बढ़ेंगे, दूसरा इसको समराइज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए? इससे बचने के लिए ऐसी एंट्रीज जो हाई नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन है, मतलब जो बहुत ज्यादा नंबर्स में रिपीट होती हैं, उसके लिए अलग से बुक बना दी जाए, उसको जनरल एंट्री में रिकॉर्ड ना किया जाए, और उसे ही कहते हैं सब्सिडरी अकाउंट। तो अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स ले, जैसे बिजनेस में देखिए कैश में डीलिंग होती है। आप कैश सेल कर रहे हैं, कैश परचेज कर रहे हैं, किसी को कैश दिया, कैश का मतलब यहाँ पर कैश और बैंक है। किसी को कैश दिया, किसी से कैश लिया, पेमेंट देना, पेमेंट लेना, ये सब बहुत होता है। तो इसकी ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो इसलिए इसके लिए बनाई गई कैश बुक। और अलग से कुछ बुक्स बनाई गई, जैसे सेल की एंट्री बहुत ज्यादा होती है। बिजनेस एक ही दिन में हजारों पार्टीज को सेल कर सकता है। परचेस, इसकी भी एंट्री हो सकती है काफी ज्यादा। जब सेल और परचेज की एंट्री बहुत है तो सेल और परचेज रिटर्न की एंट्री भी बहुत हो सकती है। तो इसलिए अगर हम सब्सिडरी बुक्स की बात करें तो बेसिकली इसमें कैश बुक, सेल, परचेज, सेल और परचेज रिटर्न इसमें कवर हो सकता है। बट यहाँ एक बात देखने वाली है कि यहाँ लिखा है कैश बुक। दैट मीन्स कैश से रिलेटेड जो भी एंट्री होगी वो कैश में जाएगी। तो अगर हम यहाँ बात करें सेल्स की, तो इसमें सिर्फ वही एंट्री आएगी जो हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं, मतलब जो भी आप उधार में माल बेच रहे हैं, उसी एंट्री को आप सेल्स की सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि अगर वो कैश में सेल होगी तो वो ऑटोमेटिकली कैश बुक में चली जाएगी। अब समझते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है सब्सिडरी अकाउंट्स के केस में। फॉर एग्जाम्पल, सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके बिहाफ पर आप इस बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं। ये सोर्स डॉक्यूमेंट सेम होते हैं जिनके बिहाफ पे हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको 10,000 यूनिट का एक ऑर्डर आया, क्या वो सेल है? द आंसर इज नहीं। जब तक आप इनवॉइस इशू ना कर दे, या फिर आपको कोई इनवॉइस इशू ना करे, तब तक उसे सेल या परचेस नहीं माना जाएगा। तो अगर हम बात करें सेल और परचेस के लिए, अगर आप इनवॉइस इशू कर देते हैं तो वो आपके लिए सेल जनरेट माना जाएगा। अगर आपको इनवॉइस मिल जाता है तो फिर माना जाएगा कि परचेस। परचेज और सेल्स रिटर्न के केस में डेबिट और क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट आता है। डेबिट नोट का मतलब होता है कि अब आपने पैसे लेने हैं, क्रेडिट नोट मतलब आपको और पैसे देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पार्टी से सामान खरीदा, मैंने 10,000 यूनिट उससे खरीदी, बट उसमें से 100 यूनिट डिफेक्टिव निकली। अब मैं वो 100 यूनिट रिटर्न कर रहा हूँ तो उस 100 यूनिट के मुझे पैसे मिलेंगे वापस। तो दैट मीन्स मैं मनी रिसीव करूंगा। तो इस केस में मुझे डेबिट नोट इशू करना होगा।
अब बात करते हैं परचेज और सेल का एक्चुअल मतलब क्या होता है सब्सिडरी बुक के कंटेक्स्ट में। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। परचेज और सेल्स का मतलब क्या होता है? परचेज और सेल्स की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसी परचेज या फिर कोई भी ऐसी सेल जो बिजनेस के ऑपरेटिंग प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड है, उसे ही हम परचेज और सेल मानेंगे। बाकी परचेज और सेल है उसको हम परचेज और सेल नहीं मानेंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो गाड़ियां बनाती है। अब कंपनी गाड़ियां बना रही है, अगर वो गाड़ियां बेच रही है, क्योंकि गाड़ियां बनाना ही उस कंपनी का मेन बिजनेस है, अगर वो गाड़ियां बेच रही है और उससे उसको कुछ इनकम आ रही है तो वो उसको सेल है। फॉर एग्जांपल 10 लाख की गाड़ियां बेचती तो वो 10 लाख सेल है। कुछ रॉ मटेरियल खरीद रही है जिसको वो यूज करेगी गाड़ियां बनाने में, तो अल्टीमेटली गाड़ियां बनाना तो कंपनी का मेन बिजनेस है, तो ये जो रॉ मटेरियल खरीदा है इसे कहा जाएगा परचेज। कई बार क्या होता है, जैसे अगर कंपनी ने बनी बनाई गाड़ी खरीदी और वो सीधा बेच दी, जैसे अगर हम किसी शॉपकीपर की बात करें, वो पेन खरीदता है अपनी दुकान पर रखता है और उसे बेचता है, तो ऐसे ही कंपनी ने क्या करा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है मान लीजिए, उसने गाड़ी अपने सेंटर पर रखी और उसे बेच दिया, उसने बनाई नहीं, तो इसे हम कहते हैं ट्रेडिंग, ये भी परचेज माना जाएगा। बट अगर कोई गाड़ी बनाने वाली कंपनी, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर कोई मशीन परचेज करती है, फॉर एग्जांपल उसने एसी परचेज की है, क्या उस एसी को वो यूज करेगी गाड़ी बनाने में? नहीं, तो इसे हम परचेज नहीं मानेंगे, इसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ऐसे ही गाड़ी बनाने वाली कंपनी अगर कोई बिल्डिंग बेचती है तो क्या ये उसका बिजनेस है? द आंसर इज नो, तो इस केस में इसे सेल नहीं माना जाएगा। अगर कोई बिल्डर है जो बिल्डिंग बेचता है, वो उसका काम है करना, तो उस केस में सेल माना जाएगा। बट गाड़ी बनाने वाली कंपनी अगर बिल्डिंग बेचती है तो इसे सेल नहीं माना जाएगा। अब समझते हैं प्राइस कैलकुलेशन और ट्रेड डिस्काउंट की एडजस्टमेंट कैसे होती है सब्सिडी बुक में। अब देखिए यहाँ इस कंटेक्स्ट को देखते हैं। लिखा हुआ है परचेज 12 यूनिट, 12 यूनिट आपने खरीदी, 120 रुपीज पर डोजन। तो देखिए यूनिट्स तो 12 हैं, बट 120 रुपए जो है वो एक दर्जन का रेट है, तो सबसे पहले आपको रेट पर यूनिट निकालना होगा। तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि हम रेट को पर यूनिट निकालें, जैसे 12 यूनिट है, रेट पर यूनिट होगा, 12 यूनिट का रेट है 120 रुपए, पर यूनिट रेट हो गया 10 रुपए, तो अल्टीमेटली टोटल वैल्यू होगी 120 रुपए। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि जो यूनिट्स है उसको आप डोजन में कन्वर्ट कर ले, जैसे 12 यूनिट है तो ऑफकोर्स एक डोजन, और इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 120 रुपए रेट है, तो टोटल जो वैल्यू होगी वो होगी 120 रुपए। तो इस केस में प्राइस कैलकुलेशन करते वक्त हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो यूनिट्स दी गई है, जो मेजरमेंट टाइप दिया गया है, रेट भी उसी मेजरमेंट टाइप का अवेलेबल हो, नहीं तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की एडजस्टमेंट कैसे होती है। अब इस एग्जांपल को देखते हैं। मान लीजिए आपने शाम को गुड्स बेचे, 100 यूनिट्स आपने उसे बेची और आपने उसको 10% डिस्काउंट दिया, रेट भी था पर यूनिट का 100 रुपीज, तो 100 × 100 10,000, 10,000 पे आप उससे लेंगे, बट आपने 10% डिस्काउंट दिया, तो अल्टीमेटली आपने उससे लिए 9,000 पे। बट थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, शाम ने 10 यूनिट जो है वो आपको रिटर्न कर दी, तो इस केस में आप कितना अमाउंट उसे वापस देंगे? अब देखिए रेट कितना था हर यूनिट का, रेट था 100 रुपीज, तो 10 × 100 1,000 रुपीज, बट आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया था, तो ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपने 9,000 पे लिए और जब वो रिटर्न कर देगा तो आप उसे 10,000 पे देंगे, तो ये तो एक तरह का आपका लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो रिटर्न करते वक्त भी आप ट्रेड डिस्काउंट को एडजस्ट करेंगे, जैसे 1,000 रुपीज बने, उसमें से 10% जो आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया था उसको रिड्यूस करेंगे, तो 10 यूनिट्स के आप शाम को 900 रुपीज रिटर्न करेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट की ये वर्किंग हमें ध्यान में रखनी होती है जब हम बात करते हैं सब्सिडरी बुक्स के बारे में। अब समझते हैं कि रिकॉर्डिंग कैसे होती है। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी का बिजनेस है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब कंपनी गाड़ियों को बनाती है। तो आइए देखते हैं पहली एंट्री क्या होगी।
पहली एंट्री है कि परचेज किए पेन। क्या ये जो पेन है ये गाड़ियों में यूज होते हैं? आंसर इज नो। तो इस केस में ये एंट्री यहाँ परचेज बुक में नहीं आएगी। वही अगर हम दूसरी एंट्री को देखें, कार का रॉ मटेरियल परचेज किया गया है, ऑफ कोर्स ये जो है ये परचेज में आएगी क्योंकि एक्चुअली इसी के लिए कंपनी का बिजनेस है। बट ये कैश में किया है, कैश में किया है तो ऑटोमेटिकली कैश बुक में ये एंट्री चली जाएगी। तो दैट मीन्स अगर हम बात करें किसी भी सब्सिडरी बुक की, क्योंकि कैश बुक में सारी कैश की एंट्री चली जाती है, तो बाकी जो भी सब्सिडरी बुक है उसमें दो कंडीशन होनी चाहिए। परचेज या सेल जो कंपनी का मेन बिजनेस है उससे रिलेटेड होनी चाहिए, और उधार में माल खरीदा या बेचा होना चाहिए। तो यहाँ कैश है तो इसलिए ये एंट्री भी कहीं रिकॉर्ड नहीं होगी। देखते हैं तीसरी एंट्री को। रॉ मटेरियल खरीदा निधि से 100 यूनिट्स और 12,000 रुपए पर डोजन है। तो सबसे पहले जैसे हमने कम्युनिकेट किया था, डोजन के रेट को हम पर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ हो गया 1000 रुपीज पर यूनिट। यहाँ आप इनवॉइस नंबर मेंशन करेंगे, इनवॉइस नंबर है 123, और फिर टोटल अमाउंट यहाँ मेंशन कर देंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1 लाख रुपीज। अब समझते हैं अलग एंट्री को। इसमें रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हैं श्याम से। इससे आप दो तरह की परचेज कर रहे हैं। पहले 100 यूनिट्स 12,000 पर डोजन, 100 यूनिट 12,000 पर डोजन, और उसके बाद 400 यूनिट्स, उसका रेट है 100 पर यूनिट। तो इस केस में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक जगह लिखते हैं डिटेल अमाउंट, और उसके बाद हम टोटल, जिसमें आप ये देख पाए कि एक दिन में निधि से, श्याम से, या जो भी आपने जिससे खरीदा है, कितना कितना परचेज किया है। तो यहाँ अगर एक दिन की क्लोजिंग के बाद हम ये देख सकते हैं कि शाम को कितने पैसे देने हैं, निधि को कितने पैसे देने हैं, और उसकी डिटेल समरी भी इनवॉइस नंबर के साथ हमारे पास अवेलेबल होती है। तो टोटल अमाउंट जो बन जाएगा वो बनेगा 2,40,000, क्योंकि 1 लाख हमने खरीदा है निधि से, 1,40,000 का माल खरीदा है हमने श्याम से। तो टोटल जो हमने खरीदा है वो खरीदा है 2,40,000, और ये वो खरीदना है जो हमने उधार में खरीदा है, क्योंकि कैश भी हमने खरीदा है बट वो कैश बुक में जाएगा। तो ये जो टोटल अमाउंट बना 2,40,000, ये ट्रांसफर होगा परचेज अकाउंट में। अब ये कैसे वर्क करेगा, आइए इसको समझते हैं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है बैलेंस ट्रांसफर और लेजर पोस्टिंग। अब देखिए टोटल जितना भी हमने उधार खरीदा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे परचेज अकाउंट में, बट हम तो परचेज बुक की ही बात कर रहे हैं। देखिए परचेज बुक और परचेज अकाउंट दोनों अलग अलग बातें हैं। परचेज अकाउंट में हम टोटल परचेज शो करेंगे, चाहे वो उधार में खरीदा हो या फिर हमने कैश खरीदा हो। परचेज बुक में क्योंकि नंबर ऑफ एंट्रीज बहुत ज्यादा हो सकती हैं, तो इसलिए परचेज बुक में सारी जितनी भी क्रेडिट एंट्री है उसको हम एक जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उसके बाद सीधा जो भी टोटल अमाउंट बनता है उसको परचेज अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं। तो जितना भी उधार में माल खरीदा उसको आप शिफ्ट कर देंगे परचेज अकाउंट में। अब देखिए परचेज जब आप करते हैं तो गुड्स आते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो परचेज अकाउंट में डेबिट सेक्शन में ये जाएगा, बट जिससे आप खरीद रहे हैं आपने उसे पैसे देने हैं, आपके लिए वो क्रेडिटर है। तो इस केस में देखिए परचेज जो है वो तो डेबिट में जाएगा, बट ये जो श्याम है ये क्रेडिट बैलेंस में जाएगा। तो इसलिए एक सेक्शन डेबिट एक सेक्शन क्रेडिट, जो डबल एंट्री बुक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ मैच होता है। ऐसे ही सेल्स बुक देखें, कॉन्सेप्ट सेम होगा चाहे परचेज की बात करें सेल की बात करें। तो जैसे टोटल सेल करी फॉर एग्जांपल, उसके बाद क्या होगा, जो टोटल सेल करते हैं, सेल करने पे क्या होता है, गुड्स जाते हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सेल अकाउंट का बैलेंस होगा क्रेडिट, बट जिसको आपने सेल करी है अब आपने उससे पैसे लेने हैं, तो वो आपका डेब्टर हो गया। तो सोहन का जो बैलेंस होगा वो होगा डेबिट। सेम केस में अगर हम बात करें परचेज रिटर्न बुक की, सेल्स रिटर्न बुक की, आपने कोई सामान खरीदा था उधार में, अब आपने उसे पैसे देने हैं, बट आपने सामान वापस लौटा दिया, तो वो आपने उसे पैसे नहीं देने, आप उससे पैसे वापस लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने परचेज की थी, आपने रिटर्न कर दी, तो जब रिटर्न करेंगे तो गुड्स आपके हाथ से चले जाएंगे, तो इसलिए परचेज रिटर्न अकाउंट जो है वो क्रेडिट में चला जाएगा, उसके क्रेडिट में हम ये शो करेंगे परचेज रिटर्न को। बट ये जो श्याम है हमने इसे और पैसे नहीं देने, हमने पैसे इससे वापस लेने हैं, तो इसलिए श्याम का जो अकाउंट है परचेज रिटर्न के केस में डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न जो है जस्ट इसका ऑपोजिट है, क्योंकि सेल्स रिटर्न कर रहे हैं, जनरली सेल जो है वो क्रेडिट होती है, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
सेल करते वक्त गुड्स बिजनेस से चले जाते हैं, बट अगर कोई सेल जिसको हमने करी है वो वापस हमें सामान दे देता है, तो गुड्स बिजनेस में वापस आ जाते हैं। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, यहाँ सेल जो है उसको आप सेल अकाउंट में डेबिट करेंगे, बट जिसको आपने बेचा था सामान अब आप उसे पैसे वापस देंगे, तो इस केस में सोहन का जो अकाउंट है वो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। और कई बार क्या होता है, अगर हम बात करें परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न की, उसमें रेट नहीं दिया होता, सिर्फ यूनिट मेंशन किया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल शाम को 10 यूनिट आपने रिटर्न करी, तो इस केस में कौन सा रेट लिया जाए? रेट वही लिया जाएगा जो परचेज करते वक्त आपने जिस रेट पे खरीदा था, रिटर्न करते वक्त भी उसी रेट पे आप उसे रिटर्न करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा सब्सिडरी बुक का कॉन्सेप्ट क्या है और ये कैसे वर्क करता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।